Well, in this lecture, we are going to start with a very interesting and important chapter, gravitation. कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की जब हम बात करते हैं, जैसे कि नीट ले लें या जेई, इवन टू जेई एडवांस या अपनी लोकल जो एग्जामिनेशन है एमएचसीईटी या किसी भी स्टेट लेवल की कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, ग्रेविटेशन एक ऐसा यूनिट है जिस पर क्वेश्चन बनना ही बनना है। कंपल्सरीली ग्रेविटेशन पर क्वेश्चन आएगा। वैसे देखा जाए तो ओवरऑल ये चैप्टर काफी सिंपल है। इसमें मेनली 3 एस्पेक्ट हम लोग डिस्कस करते हैं ब्रॉड लेवल पर। वन ऑफ देम इज ग्रेविटेशनल फोर्स, वन ऑफ द फंडामेंटल फोर्स इट इज। जनरल हेडिंग्स आप लोग बुक्स में ऐसे देखोगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, सो दैट डील्स विद द ग्रेविटेशनल फोर्स। जो सेकंड एस्पेक्ट इसका आएगा वो रहेगा ग्रेविटेशनल एनर्जी। उसमें हम पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस बनाते हैं और ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी, वर्क डन, इस तरीके के कैलकुलेशन करते हैं। तो ये सेकंड एस्पेक्ट ऑफ द चैप्टर होगा ऑन ब्रॉड लेवल। और जो तीसरा एस्पेक्ट होगा इस चैप्टर का वो होगा प्रोजेक्शन ऑफ सैटेलाइट्स एंड हाउ एग्जैक्टली द satellites are going to be put in working condition around the Earth's orbit. Basics, not that detail, basics रहेंगे। तो इस चैप्टर में इस तरीके के 3 पार्ट्स हम देख सकते हैं। ये जो लेक्चर रहेगा अपना, ये काफी इंट्रोडक्टरी रहेगा। इसमें मैं शुरू करूंगा विथ द ग्रेविटेशनल फोर्स। ऑल्दो आपने क्लास 10th में इसको पढ़ा होगा, सीखा होगा, बट वी विल बी डिस्कसिंग इट इन अ लिटिल डिटेल। थोड़ा सा डिटेलिंग करेंगे इसकी न्यूमेरिकल्स वगैरह, कुछ अच्छे क्वेश्चंस वगैरह आज बनाने की कोशिश करेंगे। ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है? आपको सुनाई दे रहा है ठीक से? यस सर। तो शुरू करते हैं। जब हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं ना, तो अक्सर हमारे माइंड में एक मिसकंसेप्शन बैठा हुआ होता है कि ग्रेविटेशन का मतलब होता है कि प्लैनेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ना, सोलर सिस्टम और सन और अर्थ के बीच में का जो फोर्स होता है वो। तो हम यूजुअली जब ये कहते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब हमारे माइंड में ऐसे आता है कि अर्थ, सन, मून, इनके बीच में जो फोर्सेस हैं वो ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाएंगे। बट दिस इज नॉट अ कंप्लीट ट्रूथ, ये पूरी सच्चाई नहीं है। ग्रेविटेशनल ये जो फोर्स होता है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये फंडामेंटल फोर्स है। और इसे पहली बार जो हमारे सामने रखा गया, हमको समझाया, वो बाय न्यूटन। इस फोर्स के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। एंड ये सरप्राइज, ग्रेविटेशनल फोर्स किसी भी 2 मासेस के बीच में आ सकता है। फिर वो 2 मासेस 2 छोटे छोटे एटॉमिक स्ट्रक्चर्स हों, छोटे छोटे डस्ट के पार्टिकल्स हों, 2 छोटे छोटे स्टोन्स या बॉल्स हों, या कुछ बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स हों, या इवन सोलर सिस्टम्स हों, गैलेक्सीज हों, प्लैनेट्स हों, व्हाटएवर यू से। तो कीप इन माइंड कि ग्रेविटेशन इज नॉट ओनली अबाउट द प्लैनेटरी सिस्टम। सिर्फ वो प्लैनेटरी सिस्टम के बारे में बात नहीं होती है। ग्रेविटेशनल फोर्स मींस किसी भी 2 ऑब्जेक्ट्स जिनका मास है, कितना भी कम, कितना भी ज्यादा, किसी भी साइज के, किसी भी शेप के, किसी भी डेंसिटी के, कितने भी नजदीक टू सम एक्सटेंट, कितना भी क्लोज या कितना भी दूर, इन प्रैक्टिकल बोले तो इन्फिनिटी, इनके बीच में जो फोर्स डेवलप होता है ना, इसे हम कॉल करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। अब हमारे माइंड में क्वेश्चन आएगा कि 2 मासेस के बीच में फोर्स क्यों आ रहा है? What is the reason that the 2 masses are going to be exerting force on each other? 2 masses एक दूसरे पर फोर्स क्यों लगा रहे हैं? तो बच्चों, इसको इस इंस्टेंट पर, इस मोमेंट पर अगर मैं एक्सप्लेन करना चाहूं तो मैं इसे कंपैरेटिवली एक्सप्लेन करना पसंद करूंगा। जैसे कि
अगर मैं आपसे ये कहूं कि मेरे पास दो मैग्नेट्स हैं, ठीक है, नॉर्थ और साउथ पोल, और मैं ऐसे उन दोनों को करीब लाता हूं, तो व्हाट विल हैपन? क्या होगा इन दोनों मैग्नेट्स के बीच में? यस, दो मैग्नेट्स अगर हम नजदीक लेके आते हैं क्या होगा? दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, बट सिंपल, नेचुरल बात है। या दो चार्जेस हैं बच्चों, अगर आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को अगर मैं बिल्कुल क्लोजली नजदीक लाके रखता हूं, तो व्हाट विल हैपन? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। अब अगर मैं आपसे ये सवाल करूं, ये क्वेश्चन करूं कि दो मैग्नेट्स ने एक दूसरे को क्यों अट्रैक्ट किया? दोनों के पास मैग्नेटिक फोर्स है। हाँ, दोनों के पास मैग्नेटिक फोर्स है। तो क्या हुआ अगर मैं ऐसे कहूं तो आप बेसिकली ये आंसर करेंगे ना कि सर मैग्नेट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ऐसा नेचर है ना, ऐसा एक फंडामेंटल बिहेवियर है। उसी तरीके से अगर मैं ये कहता हूं कि दो चार्जेस एक दूसरे को क्यों अट्रैक्ट कर रहे हैं या क्यों रिपेल कर रहे हैं, तो आप आंसर यही देंगे ना कि दो चार्जेस अगर अपोजिट नेचर के हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो वो अट्रैक्ट करेंगे। और अगर दो चार्जेस लाइक टाइप के हैं, दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं, तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। हम ऐसे पूछें आपसे कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं ये, तो आप कहेंगे कि सर दे आर चार्जेस, दे डू इन दैट वे, वो अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं एक दूसरे को, ऐसा ही नेचर है, कुदरत ऐसी ही है, फंडामेंटली ऐसे ही काम होता है ना। तो बिल्कुल उसी तरीके से अगर मैं ये कहूं कि दो मासेस हैं और ये दो मासेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और इसी को ग्रेविटेशन कहा जाता है, और आप मुझसे अगर ये सवाल करें कि दो मासेस एक दूसरे को अट्रैक्ट क्यों करते हैं, तो मैं यहाँ इस मोमेंट पर तो यही कहूंगा कि कुदरत ऐसी ही है, नेचर ऐसा ही है, ये फंडामेंटल फोर्स है। बिल्कुल वही क्राइटेरिया कि दो चार्जेस अट्रैक्ट कर सकते हैं, दो मैग्नेट्स अट्रैक्ट कर सकते हैं, तो दो मासेस भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। बात समझ आई? अब एक सेकंड थॉट हमारे माइंड में आएगा, अरे फिर तो हमारे अतराफ में कई सारे मासेस पड़े हुए हैं, हम एक दूसरे को ऐसे फटाफट अट्रैक्ट करके क्यों नहीं खींच रहे हैं? तो इसका आंसर ये है कि ये फोर्स जो है ये बहुत 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 वीक होता है, बहुत कमजोर होता है, बहुत फीबल होता है, बहुत मामूली सा होता है। इसका जो मैग्नीट्यूड है बहुत कम होता है। दैट्स व्हाट द रीजन इज दैट कि कोई मास अगर कहीं पड़ा हुआ तो ऐसे खींच के हमारी तरफ अट्रैक्ट होकर चिपक नहीं जाएगा। ओके, बट द राइट नाउ इस इंस्टेंट पर क्लास 11th में तो एक्सप्लेन करते वक्त मैं यही कहूंगा कि ये फंडामेंटल फोर्स है और दो मासेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, नेचर ऐसा है, कुदरत ऐसे ही काम करती है। ओके, आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? यस। हाँ, बाद में हम इसकी डिटेलिंग कर सकते हैं, जब हम हायर स्टडीज करेंगे तो हम इसकी डिटेलिंग कर सकते हैं कि भाई क्या रीजन है दो मासेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। एट सम पॉइंट ऑफ टाइम जब हम हायर स्टडीज करते हैं तो हमें ये चीजें पता चलेगी। अब आते हैं एक्चुअल लॉ पर कि न्यूटन ने हमें क्या बताया और लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है। इट्स वेरी सिंपल। उसने बोला कि अगर हमारे पास कोई भी दो मासेस हैं, मार्क माय वर्ड, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दो प्लैनेट्स, मैं कह रहा हूं दो मासेस। लेट्स से वन ऑफ द मास इज m1 एंड अनदर मास इज m2। इनमें से एक मास का मैग्नीट्यूड मैंने बताया m1 और दूसरे मास का मैग्नीट्यूड मैंने बता दिया m2। नाउ दे आर बीइंग सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। इनके बीच में कुछ गैप है, कुछ डिस्टेंस है, मेजरेबल गैप, ठीक है, ज्यादा या कम कुछ भी हो सकता है। लेट्स से कि इनका गैप d है। अब न्यूटन ने क्लेम किया कि ये दो मासेस है ना, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे। दे विल ट्राई टू अट्रैक्ट ईच अदर बाय अ फोर्स F which is directly proportional to the product of the two masses। ये जो दोनों मासेस है ना, इनकी वैल्यूज का, इनकी मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट कर लो, तो जितना बड़ा प्रोडक्ट निकलेगा उतना बड़ा फोर्स आएगा, उतना ज्यादा फोर्स आएगा। Suppose if one of the mass is 1 kilogram and the another mass is 100 kilogram, तो 1 into 100 100 उस proportion में force आएगा। Suppose if one of the mass is 5 kilogram, another mass is also 5 kilogram, 5 into 5 25, तो उस proportion में force आएगा। तो प्रोडक्ट जितना ज्यादा होगा ये फोर्स भी उतना ही ज्यादा होगा। गॉट माय पॉइंट? ये न्यूटन के लॉ का पहला पॉइंट है।
Second point, what he suggested, what he stated, is that this force of gravitation, this force of attraction between the two masses is inversely proportional to the square of distance between them. दोनों masses के बीच में जो distance होगा उसके साथ ये inverse proportionality, वो भी square inverse. Inverse का मतलब ये होता है कि अगर ये distance बढ़ जाए, distance अगर ज्यादा कर दिया जाए तो force कम हो जाएगा. ध्यान रहे, distance क्या हो रहा है? ज्यादा, increase, force क्या हो रहा है? कम, decrease. Distance increase, force decrease. तो प्रोपोर्शनैलिटी जो है वो इनवर्स है, अपोजिट है. डिस्टेंस बढ़ता है तो फोर्स कम होता है, डिस्टेंस कम होता है तो फोर्स ज्यादा होता है. प्रोपोर्शनैलिटी इज रिवर्स. ऐसी प्रोपोर्शनैलिटी को हम कॉल करते हैं इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी, और ऐसे 1/, के ऑर्डर में उसे लिखा जाता है. सो F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम. अब इन दोनों बातों को हम चाहें तो कंबाइन करके एक सिंगल सा स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि F प्रोपोर्शनल m1 m2 divided by distance का square. Got my point? Now if one of you say, सर यहाँ पे आप प्रोपोर्शनैलिटी में मत लिखिए, इक्वेशन बनाइए, ठीक है, राइट इक्वेशन इक्वल टू करके लिखिए. तो इक्वल टू करके लिखने के लिए हमें क्या करना होगा? इसके बीच में कोई एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना होगा. अब हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि ये जो फोर्स है ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है या यूनिवर्सली ओबे करता है इस लॉ को. अर्थ पर भी यही मामला होगा, मून पर जाएंगे तो भी होगा, स्पेस में कहीं है वो तो भी होगा, किसी और प्लैनेट पर जाएं तो भी होगा, किसी और गैलेक्सी में चले जाएं तो भी ऐसा ही होगा. तो यहाँ पर एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया जाता है जिसे हम लिखते हैं सिंबॉलिकली कैपिटल G, एंड द फर्दर टर्म्स आर एज इट इज m1 m2 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर. अब ये जो G फैक्टर यहाँ लिखा गया ना, कैपिटल G, इसे हम कॉल करते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. यूनिवर्सल, ऐसे यूनिवर्सल मतलब पूरे यूनिवर्स में कहीं भी जाइए यही कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया जाएगा. हाँ, इसे कैलकुलेट कैसे किया जाता है? सो देयर इज अ मेथड कॉल्ड एज कैवेंडिश मेथड. ये हम चैप्टर के एंड में कवर करेंगे, नॉट राइट नाउ. तो दिस इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. अगर हम इसकी एग्जैक्ट वैल्यू आपको बताएं तो ये आएगी 6.673 इंटू 10 टू द पावर -11. बट आप यहां से इसका यूनिट बना सकते हो. आप अगर इसको देखो तो ये ऐसे हो जाएगा ना, G इज इक्वल टू F d स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 m2. अब F का यूनिट देखो आप, न्यूटन. d स्क्वायर यानी कि हो गया मीटर का स्क्वायर, m1 किलोग्राम, दूसरा m1 भी किलोग्राम, सो ये हो गया किलोग्राम का स्क्वायर. So this is its SI unit and its value. इसी चीज को अगर मैं कन्वर्ट करके CGS में लिखूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं 6.673 into 10 to the power -8. -11 का -8 हो गया. न्यूटन will get a value of 9 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर. इसे कन्वर्ट करना काफी आसान है. न्यूटन टू 9 10 to the power 5, मीटर टू सेंटीमीटर 10 to the power 2 उसका स्क्वायर, किलोग्राम से ग्राम 10 to the power 3 उसका स्क्वायर. तो सारी पावर्स एडजस्ट करने पे ये रीअरेंज हो जाएगा टू द वैल्यू 10 to the power -8. इतनी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड यहाँ पे हम इसकी क्लेम कर सकते हैं विद अ नंबर इन्वॉल्विंग 6.673. अब ये दोनों वैल्यूज मैंने आपको बता दी. दिस विल बी इन MKS, दिस विल बी इन CGS. बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस कैलकुलेशन करते वक्त हम लोग इसी चीज को यानी कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल वैल्यूज को, कांस्टेंट की वैल्यू को ऐसे लिखते हैं 40/6 into 10 to the power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर. अब देखिए 40/6 को आप डिवाइड करिए, आपको यही नंबर मिलेगा. ओके, बट 40/6 का चॉइस हमने क्यों बनाया? क्योंकि कैलकुलेशन करते वक्त 40/6 से थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान हो जाता है. बिकॉज while we calculate the value of force, हमको काफी सारा मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, स्क्वायर, ये वो सब करना होता है. तो G का वैल्यू सिंपल वैल्यूज या सिंपल नंबर्स में हम 40/6 यूज कर सकते हैं, so that the calculation becomes a little easy. So this is what a very simple approach of what Newton's law of gravitation is. Particularly ये दोनों क्या हैं? Planets हैं. Yes, क्या कोई भी दो masses हो सकते हैं?
यस, गो अहेड, जल्दी से बोलें। यस सर। कोई भी दो masses। कोई भी दो मासेस होते हैं। तो न्यूटन का लॉ या ग्रेविटेशन जो है ये सिर्फ प्लैनेट्स पर काम नहीं करता है। हमारे दिमाग में गलतफहमी बैठी होती है कि हम जब भी ग्रेविटेशन कहते हैं हमें ऐसा लगता है कि ये प्लैनेट्स के बारे में है या सोलर सिस्टम के बारे में है। ऐसा नहीं, किसी भी दो मासेस के बारे में जब हम स्टडी करेंगे तो उसे हम ग्रेविटेशन ही कहेंगे। ओके, चाहे वो अर्थ को बिलोंग करे या स्पेस में कहीं भी बिलोंग करे। न्यूटन ने कहा कि भाई दो मासेस जब हम ले लेते हैं तो इनके बीच में एक फोर्स डेवलप होता है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ द मासेस। याद रहे यहाँ एडिशन नहीं है दोनों मासेस की, ठीक है, डिवीजन नहीं है दोनों मासेस की, यहाँ दोनों मासेस का मल्टीप्लीकेशन है। जितना बड़ा प्रोडक्ट आएगा उतना ज्यादा फोर्स होगा। इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा उतना फोर्स कम आएगा। इस पूरे डिस्कशन में हमने यहाँ पे एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करा दिया और इस कांस्टेंट को जब हम देखते हैं केयरफुली तो उसे हम कॉल करते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर आ जाएगा और वैल्यू जो है इसकी वो 6.673 into 10 to the power -11 एसआई में, सीजीएस में, एमकेएस में और सीजीएस में -8। बट कैलकुलेशन करते वक्त हम लोग अक्सर इसको इस्तेमाल करेंगे 40/6। अब कई बार इसका एक छोटा सा क्वेश्चन भी आता है, अक्सर मेजरमेंट वाले चैप्टर में हमने किया था, तो भाई इसका डायमेंशन क्या है। तो अगर हम वाकई जी के डायमेंशंस बनाना चाहते हैं एक्सेलरेशन सॉरी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के, तो इसके यूनिट की तरफ ध्यान देना। इसका यूनिट है न्यूटन, फिर मीटर का स्क्वायर और किलोग्राम का स्क्वायर। अब देखिए न्यूटन फोर्स के हिसाब से m1 L1 T-2, मीटर का स्क्वायर m0 L2 चूंकि स्क्वायर है T0, किलोग्राम का स्क्वायर विच मेक्स m2 L0 T0। अब इसे पूरा रीअरेंज करिए, आपको डायमेंशंस मिल जाएंगे। m1 ये ऊपर आ जाएगा, m-1 L1 और ये दोनों मिला के हो गए 3, T-2 ये 0 ये 0 ये 0, तो ये हो गया -2। सो दिस मे बी इट्स डायमेंशन। ये थोड़ा सा मैं यहाँ क्लियरली लिख दूं, दिस मे बी इट्स डायमेंशन। बहुत बार एग्जामिनेशन में इसके डायमेंशन क्या हैं ये पूछा गया है, ठीक है। सो दैट विल बी m-1 L3 and T-2। Getting my point? Yes? Yes sir. Now before we move on to the properties and the other conditions of gravitational force के कैसे काम करता है ये वो और बहुत सारी चीजें, मैं एक दो बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन आपके सामने रखता हूं, एकदम फंडामेंटल, एकदम बेसिक जिसे कहते हैं। ओके, एकदम सिंपल क्वेश्चन। लेट्स ट्राई दिस वन। इसे निकालें, आप जल्दी से करें, बहुत ही फंडामेंटल, मेरा ख्याल है इसको एक्सप्लेन करने की भी मुझे कोई खासी जरूरत नहीं होनी चाहिए। फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू मासेस। एक मास कितना है 6 किलोग्राम, दूसरा मास 2 किलोग्राम, सेपरेशन 4 मीटर। जल्दी से बताएं फोर्स कैसे लिखा जाएगा। कैपिटल जी m1 m2 अपॉन b²। सो जी का वैल्यू देखें 40/6 इंटू 10 to the power -11 इंटू m1 6 m2 2, डिस्टेंस इज 4 यानी कि 4 का स्क्वायर। देखें ये 6 और ये 6 कैंसिल हो गया। सो दिस विल नाउ टेक अ वैल्यू ऑफ 40 इंटू 10 to the power -11 इंटू दिस इज 2, दिस इज 16, ये कैंसिल हो गया 8, करेक्ट है। 8 40 को काटेगा कितना आएगा 5, आंसर आएगा 5 इंटू 10 to the power -11 मीटर। गॉट द पॉइंट? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई खास बात नहीं है इसे सॉल्व करना या इसे समझने के हिसाब से। यस क्लियर? Yes sir. Yes अच्छा, sir. आपने इस प्रॉब्लम में क्या नोटिस किया? आपने ये देखा होगा कि यार ये फोर्स तो 10 to the power -11 इतना छोटा होता है, ठीक है। 10 to the power -11 इज अ वेरी स्मॉल नंबर। तो 6 किलो 2 किलो वाले ऑब्जेक्ट्स अगर हम आजू बाजू में रख भी दें, दोनों में फोर्स आ भी जाए, ठीक है। फोर्स की प्रॉपर्टीज पर अभी हमें डिस्कशन करना है। तो जो मैग्नीट्यूड बनेगा फोर्स का, जो वैल्यू बनेगी फोर्स की, वो काफी कम होगी, निग्लिजिबल, मतलब हमें जाहिरी तौर पर वो समझ नहीं आएगी कि ये फोर्स लग रहा है, बट श्योरली वो फोर्स लगता रहेगा वहां। तो अगर हम ये चाहते हैं कि फोर्स काफी ज्यादा हो
if we want like this force to be very very huge in magnitude, तो इसकी एक ही पॉसिबिलिटी है, ये दोनों में से कोई एक मास बहुत बड़ा होना चाहिए, लाइक अर्थ एंड द अदर ऑब्जेक्ट्स। अर्थ काफी बड़ी है, दूसरा ऑब्जेक्ट भले उसका मास छोटा हो, अब मैं किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ दूं अर्थ पे तो बराबर नीचे जाके गिरेगा, इसलिए क्योंकि अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा। तो वहां समझ आएगा हमको कि हाँ ये ग्रेविटी की वजह से नीचे गिर रहा है। गॉट द पॉइंट? Yes, sir. यस। अब एक और क्वेश्चन करते हैं, बट बिफोर दैट लेट मी गिव यू अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन। सपोज फॉर एग्जांपल कि मेरे पास एक कोई ऑब्जेक्ट है जो स्फीयर के फॉर्मेट में है और इक्वल डेंसिटी है उसकी, एक जैसी डेंसिटी, यूनिफॉर्म डेंसिटी है, और कोई एक ऑब्जेक्ट है जो यहां रखा हुआ है एट सम सेपरेशन, लेट्स से इट्स ऑब्जेक्ट नंबर 1, ओके। और ये जो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है हमारे पास, इसका सेंटर यहां पे है, ओके। अब अगर मैं इन दोनों ऑब्जेक्ट्स में, जिसके लिए मासेस के डिस्क्रिप्शन में बताता हूं कैपिटल M और स्मॉल m, इनमें फोर्सेस कैलकुलेट करना चाहता हूं, ग्रेविटेशनल फोर्स में इसमें एस्टिमेट करना चाहता हूं कि कितना है, तो मुझे एक छोटा सा कंसर्न हो रहा है कि इन दोनों के बीच में मैं डिस्टेंस कहां से और कैसे मेजर करूं, क्या तरीका होना चाहिए? सेंटर से। वेरी गुड, शाबाश। दिस इज अ रियली इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर कि कभी भी हमको ऐसे स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स मिलने पर डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स या डिस्टेंस बिटवीन द मासेस जो है ना, वो सेंटर से मेजर करने चाहिए। अब कई बार ऐसा हो सकता है कि हमारे सामने एक एग्जांपल ऐसा आ जाए जिसमें मास जो है, दूसरा वाला मास जो है, ये ऑब्जेक्ट के ऊपर ही रखा हुआ है, टच करके रखा हुआ है, जस्ट लाइक ये सेकंड ऑब्जेक्ट है मान लो, और इसका भी मास स्मॉल m है। तो हमें एक गलत फहमी होने लगती है कि यार ये तो इसको टच कर रहा है तो डिस्टेंस तो 0 हो गया। क्या वाकई यहाँ डिस्टेंस 0 हुआ? नहीं सर। नहीं, बल्कि इस केस में अगर मैं डिस्टेंस बहुत ध्यान से देखूंगा ना, तो ये ऑब्जेक्ट से लेके बड़े वाले यानी कि स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के सेंटर तक हमको मेजर करना है, और वो डिस्टेंस r हो जाएगा। रेडियस। बात समझ आई? इस सिचुएशन में डिस्टेंस की वैल्यू इक्वल टू द रेडियस ऑफ द ऑब्जेक्ट हो जाएगी, और इस सिचुएशन में जितनी भी होगी। तो ये बात अच्छे से समझिए कि डिस्टेंस को कभी भी हम सरफेस पर नहीं गिनेंगे, सरफेस से नहीं गिनते हैं। जब हम फोर्स निकालते हैं, डिस्टेंस कहां से गिना जाएगा? सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट। और ये खास बात किसके लिए है? स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स के लिए। स्फेरिकल, सब जगह ऐसे नहीं करना। सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है तो उसका एक अलग मेथड होगा कैलकुलेट करने का। स्फेरिकल ऑब्जेक्ट आया तो सेंटर से गिनेंगे, ये बात पक्की है, ओके। ये एक पॉइंट आप याद रखिए। दूसरा, कई बार क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो हमें फोर्स के फॉर्मेट में नहीं बोला जाता है, ठीक है। बहुत बार ऐसा होता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स हमें डायरेक्टली फोर्स के फॉर्मेट में नहीं बोला जाएगा, बल्कि कहा जाएगा वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या कहा जाएगा? वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो डोंट गेट कंफ्यूज, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट मतलब कोई और दूसरी चीज नहीं है। क्या है वो चीज? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स ही वेट का रीजन है, ये बात याद रखिए। हम इसे और आगे डिटेल में पढ़ेंगे जब हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वगैरह पढ़ने वाले हैं। फिलहाल मैं एक एक स्टेप आपको थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूं, एंड वी जस्ट हैव टू गेट इन्वॉल्व अवरसेल्फ इनटू द डिस्कशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ दिस फोर्स। अभी तो फिलहाल हमने शुरू किया है इसको। तो एक छोटी सी बात और हमें ये समझ में आई कि बहुत बार हमें ग्रेविटेशनल फोर्स इस नाम से नहीं बताया जाएगा, बल्कि कैसे बताया जाएगा? यस, वेट ऑफ Weight of object. ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है। लेट्स टेक वन वेरी सिंपल क्वेश्चन टू एनालाइज दिस कंडीशन। छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, जैसे ये देखिए, ध्यान से समझिए और इस बात को अच्छे से नोट करके रखिए कि ग्रेविटेशनल फोर्स कोई और चीज नहीं है बल्कि वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ही है, या ऐसे मानिए कि वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट कोई और चीज नहीं है बल्कि ग्रेविटेशनल फोर्स ही है। अ बॉडी वेज 3.5 किलोग्राम वेट, मतलब इस बॉडी पर ग्रेविटेशनल फोर्स कितना एक्ट हो रहा है? 3.5 3.5 किलोग्राम वेट, ठीक है। अभी इसके यूनिट को पूरी तरीके से न्यूटन नहीं बनाया गया, बट किलोग्राम वेट के हिसाब से। ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, व्हाट विल बी इट्स वेट ऑन द सरफेस ऑफ प्लैनेट? किसी और प्लैनेट पर चले गए हम, जिसका मास कितना है? 1/7 ऑफ द मास ऑफ द अर्थ एंड रेडियस हाफ द रेडियस ऑफ द अर्थ। अब इसे समझाने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं। मान लें
कि ये अर्थ है इस तरीके से, ठीक है। डिस्क्रिप्शंस ऐसे हैं कि अर्थ का मास है कैपिटल M, ये सेंटर, और अर्थ का रेडियस है R, और जिस किसी बॉडी के बारे में हम बात कर रहे हैं वो अर्थ के सरफेस पे यहां रखी हुई है और इसका मास है M, ठीक। अब इस पर कुछ ना कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा होगा ना, Fe लिखते हैं ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। अगर मैं केयरफुली इसे लिखूं तो मैं कैसे लिखूंगा, G M M डिवाइडेड बाई R का स्क्वायर, करेक्ट है। मैंने दोनों बातें यहाँ पे अप्लाई कर ली, ये वाली कंडीशन भी अप्लाई कर ली कि डिस्टेंस सेंटर से गिनना चाहिए, और ये वाली कंडीशन भी यहाँ पे मैंने अप्लाई कर ली कि वेट कुछ और नहीं है बल्कि क्या है, यस, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स। तो मैंने लिख दिया भाई GMM डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। अब क्वेश्चन के मुताबिक इसका वेट कितना है, 3.5 तो सिंपली हम कह सकते हैं कि Fe इज नथिंग बट इक्वल टू 3.5, और जनरलाइज कर देता हूं मैं इसे GMM डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, आ गई बात समझ में? यस सर। यस। अब हम किसी दूसरे प्लैनेट पर जाते हैं, वी आर मूविंग टू सम अनदर प्लैनेट जो साइज में थोड़ा छोटा है। जैसे कि अगर मैं रेडियस की बात करता हूं तो एज पर क्वेश्चन रेडियस हाफ लेना पड़ेगा, और मास की बात करता हूं तो एज पर क्वेश्चन मास लेना पड़ेगा m/7। व्हाट माय पॉइंट? अब वही ऑब्जेक्ट जो आपने अर्थ पे रखा था इस प्लैनेट पे आप रखते हैं, m मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो अब क्वेश्चन हमसे ये किया जा रहा है कि भाई बताएं इस प्लैनेट पर उस पर कितना वेट डेवलप होगा या उसका फोर्स कितना है, क्योंकि वेट का मतलब तो ग्रेविटेशनल फोर्स है। अब सोचिए प्लैनेट के लिए आपने अगर फोर्स की डेफिनेशन बनाई या फोर्स का इक्वेशन लिखा तो आप कैसे लिखोगे, जी मास कैपिटल M नहीं आएगा, आप सोचिए आप क्या आएगा, m/7। दूसरा वाला ऑब्जेक्ट का मास तो जैसा है वैसे डिवाइडेड बाई R, रेडियस नहीं आएगा, आप क्या आएगा, R/2, और ख्याल रहे इसका हमें करना है स्क्वायर। तो इसे अगर मैं थोड़ा बहुत रीअरेंज कर दूं तो मैं लिख पाऊंगा GMM डिवाइडेड बाय 7, मैंने नीचे ले लिया, R²/4, ठीक है, R²/4 क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 7 नीचे आ जाएगा, और लिटिल बिट अरेंजमेंट अगर हम करते हैं तो हम लिखेंगे FT यानी कि फोर्स ऑन द प्लैनेट या वेट ऑन द प्लैनेट इज इक्वल टू 4/7 एंड देन कंटिन्यू GMM डिवाइडेड बाय R²। आप जरा सोचिए यहां का GMM डिवाइडेड बाय R² और ये यहां का ब्रैकेट में लिखा हुआ GMM डिवाइडेड बाय R² एक ही चीज है, और इसकी वैल्यू कितनी है 3.5 तो फर्दर कैरी करते हैं कि फोर्स ऑन द प्लैनेट इज इक्वल टू 4/7 इंटू 3.5। अब 3.5 को और 7 का कैंसिलेशन हो जाएगा 2, तो आपको आंसर मिलेगा फोर्स ऑन द प्लैनेट इज इक्वल टू 4/2 विच इज नथिंग बट इक्वल टू हाउ मच 2 और इस बार इसका यूनिट लिखेंगे किलोग्राम वेट। तो उस प्लैनेट पर वेट कितना होगा, वेट कितना होगा, आंसर क्या 2 आएगा, किलोग्राम। 2 किलोग्राम। किलोग्राम वेट, किलोग्राम नहीं वो तो मास हो जाएगा, ठीक है, 2 किलोग्राम वेट। गॉट द पॉइंट? तो इस एग्जांपल के जरिए मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ना ये वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट को अफेक्ट करता है। अब यही ऑब्जेक्ट अर्थ पर है तो 3.5 के हिसाब से इसका वेट डिटरमाइन होगा, लेकिन किसी दूसरे प्लैनेट पर जाता है तो इसी ऑब्जेक्ट का वेट 2 किलोग्राम के हिसाब से डिटरमाइन होगा। गॉट द पॉइंट? अब मुझे बताइए ऐसा डिफरेंस क्यों आया, ऑब्जेक्ट तो वही है, मास तो सेम है, फर्क क्यों आया? आंसर सिंपल है, वेट किसकी वजह से, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट किसकी वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स। हाँ, तो इन दोनों में जो ग्रेविटी थी, इन दोनों के अंदर जो ग्रेविटेशनल फोर्स था वो वेट बना रहा था। अब आपने अर्थ की बजाय किसी और प्लैनेट को कंसिडर किया, उसका मास अलग है, रेडियस अलग है, डिस्टेंस अलग हो गया, फोर्स अलग हो गया, इसलिए वेट अलग हो गया, हालांकि मास तो सेम था। गॉट द पॉइंट? Yes. आइए अब कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज पर बात करते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये इसकी प्रॉपर्टीज क्या है।
वैसे देखें तो हमें ये समझ आ गया कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये किसी भी दो मासेस के बीच में आएगा। एक एक करके मैं इन प्रॉपर्टीज को आपके सामने रखता हूं और वन बाय वन इस प्रॉपर्टी को आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी काफी सिंपल, ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव रहेगा। ठीक है, ग्रेविटी में या ग्रेविटेशन में कभी भी रिपल्शन ऐसी कोई चीज नहीं होगी। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा कैसा रहेगा? यस, अट्रैक्टिव, अपनी तरफ खींचेगा। ग्रेविटी की वजह से कभी भी कोई चीज ऐसे जो है ना मूविंग अवे नहीं होगी, हमेशा मूविंग टुवर्ड्स होगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक यहाँ और एक यहाँ, लेट्स से कि इसका मास m1 है, दूसरे वाले का मास m2 है। अब बेटा इन दोनों में फोर्स आ रहा है, लेट्स से कि ये लाइन ज्वाइनिंग है, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन भी आप कुछ कह सकते हो कि d इज द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। तो ग्रेविटेशन का फोर्स जो है ना ऐसे दिखाना चाहिए, लाइक दिस एंड लाइक दिस। ओके, अट्रैक्टिव, बिल्कुल समझ में आए इसलिए मैं इसे आमतौर पर कहता हूं अंदर अंदर। अंदर अंदर का मतलब समझ रहे हो? अंदर अंदर लिखा, अंदर अंदर। इसका उल्टा कर दूंगा ऐसे तो वो बाहर बाहर हो जाएगा। बाहर बाहर जब मैं कहूंगा तो रिपल्सिव का मीनिंग बनेगा, और अंदर अंदर जब मैं कहूंगा तो अट्रैक्टिव फोर्स का मीनिंग बनेगा। समझ रहे हो बात? थोड़ा फनी वर्ड है अंदर अंदर, बट इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड थिंग्स। तो ये फोर्स कैसा है? गो अहेड, जल्दी से बोले। Attractive. अट्रैक्टिव। ठीक है, मतलब ये अंदर अंदर ऐसे। अब इस फोर्स को अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो इसमें कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, जैसे कि ये दोनों फोर्सेस जो हैं ये म्यूचुअल हैं। पहले ने दूसरे पे लगाया, दूसरे ने पहले पे लगाया, इस तरीके से। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि पहले वाला दूसरे पे फोर्स लगा रहा है और दूसरा खामोशी से देख रहा है सिर्फ, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, जब पहले वाला मास दूसरे पे फोर्स लगा रहा होगा तो उसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे एग्जैक्टली सेम उतना ही फोर्स दूसरे वाला पहले पे लगा रहा होगा। तो इसे कहते हैं हम म्यूचुअल फोर्स। जस्ट टू एक्सप्लेन देम हम कई बार इसे ऐसे लिखते हैं जैसे कि फोर्स ऑन 1/2, और ये लिखा जाता है फोर्स ऑन 2/1। और अगर हम बहुत केयरफुली इसे लिखें तो हम ये कहेंगे फोर्स ऑफ 1/2 एंड फोर्स ऑफ 2/1 दे आर एग्जैक्टली इक्वल इन मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड में ये दोनों कैसे होंगे? Equal. इक्वल होंगे। चाहे इसमें से कोई एक मास बड़ा हो छोटा हो, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दोनों मासेस के अलग अलग साइजेस हों, अलग अलग वैरायटी ऑफ डेंसिटी हो, कुछ भी हो, दोनों के फोर्सेस इक्वल होंगे। लेट मी टेल यू इट समथिंग लाइक दिस। अर्थ हमारे ऊपर ग्रेविटी लगा रही है, हमें अपनी तरफ खींच रही है। यकीन माने जितने फोर्स से अर्थ हमें अपनी तरफ खींचती है उतने ही फोर्स से हम भी अर्थ को अपनी तरफ खींचते हैं, लेकिन चूंकि अर्थ बड़ी है इसलिए हम नीचे गिरते हैं। गॉट द पॉइंट? Yes, Yes. sir. तो ये दोनों फोर्सेस म्यूचुअल कहलाते हैं, दे आर इक्वल, हाउएवर दे आर अपोजिट। मतलब वेक्टर के बेसिस पे अगर मैं लिखना चाहूं तो मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा F12 इज एग्जैक्टली इक्वल टू माइनस ऑफ F21। माइनस लगाना पड़ेगा, दे आर एग्जैक्टली अपोजिट टू ईच अदर इन रिस्पेक्ट टू देयर डायरेक्शन। एक ऐसे लेफ्ट की तरफ है तो दूसरा राइट की तरफ रहेगा, समथिंग लाइक दैट, या एक राइट की तरफ है तो दूसरा लेफ्ट की तरफ रहेगा। गॉट द पॉइंट? एक और बात इसमें समझने लायक है, फोर्स अट्रैक्टिव मतलब अंदर अंदर, मैग्नीट्यूड में सेम, म्यूचुअल, डायरेक्शन में अपोजिट। और ये फोर्स हमेशा हमेशा लाइन ज्वाइनिंग द टू ऑब्जेक्ट्स पर एक्ट करेगा। कहां एक्ट करेगा ये भी एक पार्ट ऑफ क्वेश्चन है ना। जैसे कि मान लें कि हमारे पास दो मासेस हैं, एक मास मैंने यहां रखा ऐसे m1, दूसरा मास यहां रखा मैंने m2, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन ये है। अब बेटा मैं फोर्स बता रहा हूं ऐसे, इसको मैं कह रहा हूं F12 और इसको मैं कह रहा हूं F21। अब ध्यान से देखो तो ये भी इक्वल है और ये भी अपोजिट है, लेकिन ये ग्रेविटेशनल नहीं हो सकते क्योंकि इन दोनों फोर्सेस को कहां एक्ट करना होगा? अलोंग द लाइन विच ज्वाइंस द टू मासेस। ऐसे नहीं होंगे ग्रेविटेशनल फोर्स, कभी नहीं होंगे ऐसे। दिस इज द रॉन्ग नोटेशन।
बल्कि इन फोर्सेस को कहां दिखाना पड़ेगा हमें? ऐसे, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग। अब अगर मान लें कि एक मास यहां रखा है 1 और दूसरा मास यहां रखा है 2, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन ऐसी है, तो ये फोर्स हमें कैसे दिखाने पड़ेंगे? अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग लाइक दिस, लाइक दिस। कोई भी सिंबॉलिक या कोई भी अरेंजमेंट आप इमेजिन कर लें। मान लीजिए एक मास यहां रखा हुआ है, दूसरा मास यहां रखा हुआ है, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन ये ऐसी है। अब अगर मैं इनमें फोर्स बताना चाहता हूं तो ये फोर्स ऐसा और ऐसे है। So this force has to be acting along the line joining the two masses. कोई रैंडम डायरेक्शन नहीं होगी। दोनों मासेस को जो लाइन ज्वाइन कर रही है एग्जैक्टली उसी लाइन पर ये फोर्स एक्ट करेंगे। So these are some basic consideration to remember about this force. Got my point? Yes, sir. Yes, sir. आइए एक और बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पर बात करते हैं। इस पर तो एक दो बार नीट का या मेरा ख्याल है जेई का क्वेश्चन भी बना था। फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास दो मासेस हैं, दिस इज व्हाट द प्रॉपर्टी इज, बट फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो मासेस हैं, लाइक दिस इज वन ऑफ द मास, दिस इज अनदर मास, ठीक है। लेट्स से दिस मास इज m1, दिस मास इज m2, दोनों के बीच में कुछ सेपरेशन है d। नाउ इफ आई आस्क यू भाई बताएं फोर्स क्या है, तो आप क्या लिखोगे? g m1 m2 डिवाइडेड बाय d स्क्वायर। बट सपोज अगर हम इन दोनों मासेस को पानी में डुबा दें, वाटर में डुबा दें, या इन दोनों मासेस को हम किसी दूसरे लिक्विड में सबमर्ज कर दें, या हवा में पकड़ें, या स्पेस में कहीं ले जाए जहां वैक्यूम है, मतलब हम इनके आजू बाजू का मीडियम चेंज करें। इनके आजू बाजू जो मीडियम है उस मीडियम को हम बदलें, उस मीडियम को हम चेंज करें। एयर रख दें, वाटर रख दें, अल्कोहल रख दें, कोई दूसरा लिक्विड पैराफिन या मर्क्यूरी कर दें, या स्पेस में ले जाएं, वैक्यूम कर दें, तो क्या इस फोर्स पे कुछ फर्क पड़ेगा? तो इसका आंसर है नहीं। नहीं सर। कुछ नहीं। दिस इज व्हाट दिस प्रॉपर्टी सेज, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द इंटरवेनिंग मतलब बीच में आने वाला, इंटरवेनिंग मीडियम पर ये डिपेंड नहीं करता है एट ऑल, बिल्कुल डिपेंड नहीं करेगा। इस तरीके के क्वेश्चन कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे गए थे कि भाई ग्रेविटेशनल फोर्स है दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, दोनों ऑब्जेक्ट्स को पानी में डुबा दिया गया, द फोर्स डिक्रीजेस, द फोर्स इंक्रीजेस, द फोर्स बिकम 3 टाइम्स 2 टाइम्स, ऐसे कुछ ऑप्शंस थे। सो बेसिक बात याद रखिए, इस फोर्स पे कोई चेंज यस नहीं आएगा, नहीं आता। ठीक है। अच्छा, अब ये जो फोर्स है ग्रेविटेशन का, ये मासेस की दूसरी प्रॉपर्टीज पर भी डिपेंड नहीं करता है, जैसे कि साइज, डेंसिटी, ठीक है। मासेस जो हैं उसकी ये दूसरी प्रॉपर्टी पर भी डिपेंड नहीं करता है। Independent of nature and size of the body, still their masses and distance between them, their centers is fixed. मतलब बेसिकली देखा जाए ना तो ये फोर्स दो ही बातों पे डिपेंड करता है। मास का मैग्नीट्यूड कितना है, कितने किलो कितने ग्राम दो मासेस, और दूसरा दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है। अब मान लीजिए मैंने दो गोल्डन स्फीयर्स ले लिए, गोल्ड के, प्योर गोल्ड 5-5 किलो, और दो पत्थर ले लिए स्टोन्स 5-5 किलो, बताइए किसमें ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा आएगा? गोल्डन स्फीयर्स में या सादे स्टोन्स में? दोनों सेम। दोनों सेम। क्या ऐसा सोचा जाए अरे नहीं भाई सोने के हैं जरा ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं? नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ, वो बात और है कि सोने को देख के हम अट्रैक्ट हो जाएं, दैट्स डिफरेंट क्राइटेरिया, ठीक है, बट वो ग्रेविटेशन नहीं होगा, वो लालच होगी, वो और बात होगी, है ना। तो ये बाकी किसी पैरामीटर पर डिपेंड नहीं करता है। One more thing to go for the property of this force is like, ये बड़े बड़े डिस्टेंसेस के लिए भी एक्टिव होगा, मतलब इट विल होल्ड गुड फॉर अ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, लाइक प्लैनेटरी डिस्टेंसेस, इंटरप्लैनेटरी डिस्टेंसेस हैं, इनके लिए भी काम करेगा, और छोटे डिस्टेंसेस के लिए भी ये काम करता है, जैसे कि इंटर एटॉमिक डिस्टेंसेस। इंटर एटॉमिक, हाँ, विद इन एटम नहीं बोल रहा हूं, एटम टू एटम डिस्टेंस, इनके लिए ये काम करेगा। सो इसकी जो रेंज है ये काफी
मतलब वर्सटाइल है, बहुत छोटे डिस्टेंस पर भी ग्रेविटी एक्ट कर रही है और बहुत बड़े डिस्टेंस में, मतलब इनफैक्ट टू अ लार्जर एक्सटेंट में ये कह सकता हूं कि यूनिवर्स के एक कोने से लेकर यूनिवर्स के दूसरे कोने तक भी ग्रेविटी एक्ट कर रही है, ग्रेविटेशन फोर्स है। सो इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल सच केसेस, बट देयर इज येट अ लिमिट, एक लिमिट है इसकी। अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस 1 नैनोमीटर से कम हो जाता है, लाइक 10 टू द पावर -9, इससे कम डिस्टेंस हो गया ना 1 नैनोमीटर, 10 टू द पावर -9, इससे कम हो गया, मतलब हम एटम के अंदर चले गए, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर चले गए, दोनों प्रोटॉन या प्रोटॉन न्यूट्रॉन, उनके बीच में ग्रेविटेशनल इफेक्ट एकदम ही निग्लिजिबल है, कुछ नहीं, मतलब इसकी लोअर लिमिट है, अपर लिमिट नहीं है। कितने छोटे डिस्टेंस पर ग्रेविटेशनल फोर्स फेल हो जाएगा? 10 to the power -9 मीटर। 9। और कितने बड़े डिस्टेंस पर ग्रेविटेशनल फोर्स फेल होगा? नहीं होगा। यस, कभी फेल नहीं होगा, बड़ा डिस्टेंस कितना भी रहने दो, मतलब इन्फिनिटी पे भी चले जाओगे टिपिकली तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता हुआ नजर आएगा। नेक्स्ट एक बात यहां पे मैं ऐसे ही आपको डिक्टेट कर दूं कि भाई ग्रेविटेशनल फोर्स को जब हम मल्टीपल बॉडीज के लिए देखें, ठीक है, एक से ज्यादा बॉडीज के लिए, तो हम ये देखेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स वहां पे जो है ना वेक्टोरियली ऐड होगा, वेक्टोरियली। मल्टीपल बॉडीज में अगर ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है, एक से ज्यादा मल्टीपल बॉडीज हैं, 10-12 बॉडीज रखी हैं, 3-4 बॉडीज रखी हैं और हमें उनके बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स मैनेज करना है, तो डू रिमेंबर ये वेक्टोरियली निकलेगा, ऐसे नहीं कि मुंह उठाए दोनों फोर्सेस को, तीनों फोर्सेस को हम ऐड करना शुरू हो गए, ठीक है। तो लेट मी राइट दिस स्टेटमेंट फॉर मल्टीपल बॉडीज, for multiple bodies, gravitational force shall be added by vector laws। ठीक है, याद रहेगा ये, और इनफैक्ट Yes, याद रहना भी चाहिए, क्योंकि फोर्स अपने आप में एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो जारी बात है अगर एक से ज्यादा फोर्सेस होंगे तो हमें वेक्टर की हेल्प्स लेकर के या वेक्टर रूल्स की हेल्प लेकर के उसे ऐड करना चाहिए। नाउ कमिंग टू अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं एग्जामिनेशन में, आगे जब वर्क का सेक्शन आएगा तो हम इसे बहुत डिटेल में करेंगे। कई बार क्या होता है कि हमें ग्रेविटी के इफेक्ट में एक ऑब्जेक्ट को दूसरे एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर मूव कराना होता है। जैसे लेट मी गिव यू एन एग्जांपल कि ये अर्थ है, रेफरेंस के तौर पे ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पे रखा हुआ था, लेकिन somehow I managed to move it to a certain distance, certain position 2। अब मैं अलग अलग अप्रोच में पोजीशन 1 से पोजीशन 2 जा सकता हूं, अलग अलग तरीके से। एक तो ये है कि भाई मैं सीधा चला गया, सीधे सीधे चला गया ऐसे। दूसरा ये हो सकता था कि मैं ऐसे घूम के चला जाऊं पोजीशन 1 से पोजीशन 2। तीसरा ये भी हो सकता था कि मैं पोजीशन 1 से ऐसे हटूं फिर पोजीशन 2 की तरफ ऐसे कुछ अजीब सा पाथ ट्रैवल करते हुए जाऊं, ठीक है। ऐसा भी हो सकता था कि मैं पहले बहुत ज्यादा ऊपर जाऊं और फिर नीचे की तरफ आ जाऊं। मतलब आई कैन यूज डिफरेंट पाथ्स टू मूव फ्रॉम पोजीशन 1 टू पोजीशन 2 अंडर ग्रेविटी। ग्रेविटी या ग्रेविटेशन के इफेक्ट में मैं एक जगह से दूसरी जगह जा रहा हूं, लेकिन मैं अलग अलग पाथ को फॉलो कर रहा हूं। अब जाहिर बात है, देखो बच्चों, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कुछ तो काम करना पड़ता है, ठीक है। अलग अलग पोजीशंस अगर हम एक्वायर करेंगे, अलग अलग डिस्टेंसेस अगर हम बनाएंगे, तो जाहिर बात है वहां पे हमें कुछ एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, और जो एफर्ट्स हम डालेंगे उसी चीज को हम कहेंगे वर्क डन। अब जैसे ये पेन यहाँ पे रखा हुआ था टेबल पे, मुझे ऊपर उठाना था इसे, जाहिर बात है ये पोजीशन 1 हो गई, ये पोजीशन 2 हो गई, मुझे एक जगह से दूसरी जगह इस पेन को ले जाना है, डिस्टेंस चेंज करना है, तो मुझे कुछ तो एफर्ट्स डालने पड़े। इनफैक्ट अर्थ इसे नीचे खींच रही है, मैं इसे ऊपर उठा रहा हूं, तो काम करना पड़ेगा। अब अगर कोई स्टूडेंट ये कहता है कि अगर मैं सीधे जाता हूं या ऐसे घूम के जाता हूं या ऊपर जाके नीचे आता हूं या कोई रैंडम पाथ इस्तेमाल करता हूं, तो क्या वर्क डन में कुछ चेंजेस आएंगे क्या?
बच्चों इसका आंसर है नहीं। ग्रेविटेशनल फोर्स एक ऐसा फोर्स है जिसमें वर्क डन पाथ पर डिपेंड, वर्क डन पाथ पर डिपेंड बोले नहीं होगा। नहीं करता। इट्स सरप्राइजिंग, हमें ये डिटेल में पढ़ना है अगले चैप्टर्स में, बट इट्स वेरी सरप्राइजिंग। आप सीधे जाओ, ऐसे घूम के जाओ, ऐसे जाओ, कैसे भी जाओ, इनफैक्ट आप इस दुनिया का 10 बार चक्कर काटो और फिर यहां पहुंचो, सभी केसेस में वर्क डन कितना होगा? सेम, आइडेंटिकल, इक्वल। ये ग्रेविटेशनल फोर्स की खासियत है। इनफैक्ट इसी तरीके का फोर्स मैग्नेटिक का होगा, इसी तरीके का फोर्स चार्जेस वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक का भी होगा, बट शुरुआत ग्रेविटेशन से कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी अहम सिचुएशन है कि यहाँ पे वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। गॉट माय पॉइंट? बच्चों Yes, sir. ऐसे फोर्स को जिसमें वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, एक ऐसा फोर्स जिसके लिए वर्क डन पाथ कोई लेना देना नहीं है, उसे कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। क्या नाम है उसका? कंजर्वेटिव फोर्स। तो मुझे आप बताइए ग्रेविटेशनल फोर्स को क्या कहेंगे हम? कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स। और रीजन क्या है इसके पीछे का? व्हाई वी से इट टू बी कंजर्वेटिव? ये रीजन है कि इसमें वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं होता। नहीं करता है। ठीक है, एक और बात है कंजर्वेटिव फोर्स की, एक और प्रॉपर्टी होती है, किसी क्लोज पाथ में अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट को घुमा दिया, ठीक है, क्लोज पाथ में किसी ऑब्जेक्ट को अगर हमने घुमाया अंडर ग्रेविटी, तो वर्क डन 0 हो जाता है। जैसे जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट अगर मैं ये कहता हूं कि ये अर्थ है, ये अर्थ से किसी डिस्टेंस पर ये कोई सैटेलाइट है या कोई दूसरा प्लैनेट है, अब ये क्या कर रहा है? ऐसे सर्कल में घूम रहा है अंडर ग्रेविटेशनल इफेक्ट। यकीन माने इस सैटेलाइट के घूमने का वर्क डन कितना होगा? 0। इनफैक्ट किसी भी तरीके का क्लोज पाथ, ये क्लोज है ना पाथ, बार बार वही चक्कर काट रहा है, तो किसी भी तरीके का क्लोज पाथ अगर हम ग्रेविटेशनल फील्ड में अडॉप्ट करते हैं तो उसके लिए वर्क डन कितना होगा? 0। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और इसी का इस्तेमाल करते हुए हम सैटेलाइट घुमाते हैं। ठीक है, सैटेलाइट बिना किसी फ्यूल के चलता है, सैटेलाइट में पेट्रोल वेट्रोल कुछ नहीं होता है, ऐसे ही चलता रहता है, वो इनफाइनाइट टाइम तक चलता रहेगा, जब तक ग्रेविटी है तब तक सैटेलाइट चलता रहेगा, मानो जैसे। ओके, सो किसी भी क्लोज पाथ में अगर हम ग्रेविटेशनल इफेक्ट में किसी क्लोज पाथ को फॉलो करके ऑब्जेक्ट को मूव कराएंगे तो वो वर्क डन क्लेम नहीं करेगा, उसका वर्क डन होगा 0। कमिंग टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, वी में से ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो पार्टिकल्स के चार्ज, उसके स्पिन और उसकी दूसरी पार्टिकल प्रॉपर्टीज पर डिपेंड नहीं करता है, बस वो एक ही फैक्टर पर डिपेंड करेगा, और वो क्या है? यस, ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ एक फैक्टर पे डिपेंड करेगा। बताइए, चार्ज वगैरह पे डिपेंड नहीं करेगा, स्पिन वगैरह पे डिपेंड नहीं करेगा, सिर्फ एक चीज, क्या है वो? बोलना चाहिए। मास, दैट्स इट, गुड, मास पे डिपेंड करेगा। हाँ, बाकी बाद में डिस्टेंस पे, बट एज अ बॉडी मास सर। बस सिर्फ मास पे डिपेंड करता है। वो सोने की है, चांदी की है, स्पिन अप है, स्पिन डाउन है, उसके पास चार्ज है नहीं है, डज नॉट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कचरा है, गोल्ड है, कुछ भी रहने दो, इफ इट हैज मास इट विल बी हैविंग ग्रेविटेशनल फोर्स। किसी भी चीज के पास अगर मास है तो उसके पास ग्रेविटी जरूर रहेगी, उसके पास ग्रेविटेशनल इफेक्ट जरूर रहेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स जरूर रहेगा। गॉट द पॉइंट? यस सर। Now let's take a comparative part of it, last property जिसे मैं कहता हूं। दूसरे भी फोर्सेस हैं फंडामेंटल लेवल के, जैसे कि हमारे पास न्यूक्लियर फोर्सेस हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस हैं। जब हम ग्रेविटेशनल फोर्स को इनसे कंपेयर करते हैं तो हमें पता चलता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे वीक है, सबसे वीक, सबसे कमजोर। दिस इज वेरी सरप्राइजिंग, बट रेंज के हिसाब से ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे लॉन्ग है ना। अब यहाँ देखो ऊपर वाले की कुदरत कैसी है, कैसे बनाया उसने यूनिवर्स को। यूनिवर्स को संभालने के लिए जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो सबसे कमजोर है और रेंज सबसे ज्यादा है उसकी। इनफैक्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक और न्यूक्लियर फोर्सेस से जब हम इसे कंपेयर करते हैं
तो इतनी बड़ी बड़ी पावर्स का कंपैरिजन निकलता है, 10 टू द पावर 38, 10 टू द पावर 36, इतनी बड़ी बड़ी पावर। ओके, जैसे इसे समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कि आपने क्या किया, एक स्टिक ली लोहे की, ऐसे रखी, ठीक है, ऐसे रख दी, इसके ऊपर एक मैग्नेट पकड़ा और ये मैग्नेट इसके नजदीक ले गए, क्या होगा? क्या स्टिक उस मैग्नेट को चिपक जाएगी? हाँ। यस सर। लेकिन सोचा जाए तो उस स्टिक को नीचे अर्थ खींच रही है ग्रेविटी की वजह से, है ना? जस्ट में अपना Yes, हाथ हटा गिर जाएगा ये। यस सर। तो एक तरफ अर्थ का अट्रैक्शन ग्रेविटेशनल था, दूसरी तरफ मैग्नेट का अट्रैक्शन था, कौन जीता, अर्थ या मैग्नेट? कौन ताकतवर हुआ? मैग्नेट। मैग्नेट ताकतवर है। ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे कमजोर फोर्स है, फॉर योर इंफॉर्मेशन, सबसे कमजोर, सबसे वीक, इतना कमजोर कि उसके मुकाबले में एक छोटा सा चार्ज भी इतना पावरफुल होता है, 10 टू द पावर 36, इतना पावरफुल होगा। फॉर द पॉइंट, ग्रेविटेशनल फोर्स उसके मुकाबले में 10 टू द पावर 36 इतना वीक होगा। अब देखिए, अल्लाह ताला की तारीफ करिए, सबसे वीक फोर्स का इस्तेमाल करके अल्लाह ने क्या संभाला? यूनिवर्स। पूरा यूनिवर्स। और एकदम स्ट्रॉन्ग फोर्स का इस्तेमाल करके अल्लाह ने क्या संभाला? न्यूक्लियस, छोटी सी चीज, उसको संभालने के लिए अल्लाह ने बहुत ताकतवर फोर्स बनाया, और इतने बड़े यूनिवर्स को संभालने के लिए अल्लाह ताला ने वीक फोर्स बनाया। हर चीज अपनी जगह पे बैलेंस है, प्रॉपरली काम कर रही है, ठीक है। अच्छा सोचो, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स स्ट्रांग होता तो क्या होता? ऑब्जेक्ट से अट्रैक्ट होते थे मासेस, ऑब्जेक्ट्स सही जा मासेस अट्रैक्ट होते थे, को अट्रैक्ट होने लग जाते, चल फिर नहीं पाते, हम जमीन पे खड़े हो गए, कदम उठाने ही नहीं आ रहा, अर्थ बहुत जोर से खींच रही है, हमारा कदम ही नहीं उठ रहा, चीजें उठा नहीं पाते हम। ग्रेविटेशनल फोर्स अगर बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता तो प्लैनेट्स एक दूसरे को आके धड़ाधड़ टकरा जाते हैं, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता तो वो अपने बैलेंस में है। ऐसा नहीं है कि जीरो ही है, ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा है। बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं तो उनके लिए उन प्रोपोर्शन में बराबर से ज्यादा है, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं तो उसके लिए उस प्रोपोर्शन में बराबर से कम है, ठीक है। बट ओवरऑल देखा जाए, दूसरे फोर्सेस के कंपैरिजन में देखा जाए तो ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत कम है। जैसे देखिए, इस पेन को मैं इजीली उठा पा रहा हूँ, क्या इस पेन को नीचे ग्रेविटी नीचे खींच रही है? यस सर। यस सर। ग्रेविटी से ज्यादा ताकतवर हो गया, मैंने उठा लिया उसको, इजीली उठा लिया, ठीक है। सो ये कंपैरेटिवली हम कहते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत वीक है, लेकिन ये माइंड में मत बिठाइए कि वीक है, किसी काम का नहीं है, ऐसा नहीं है। वो अपना काम बराबर कर रहा है, जहां उसे बैलेंस करना है वो बराबर अपनी चीजों को बैलेंस कर रहा है। So this is what a very simple and general description regarding what a gravitational force is and how it acts and the properties for it. Let's solve one interesting question. इसके जो बाकी के न्यूमेरिकल्स होंगे वो मैं अगली क्लास में लूंगा, अभी मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं, जस्ट ट्राई। आइए देखते हैं इसको, केयरफुली करें, अच्छा क्वेश्चन है। वैसे इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले मैं एक छोटी सी बात बता दूं आपको। मान लें कि हमारे पास दो स्फीयर्स हैं, कुछ ऐसे, लाइक दिस, दोनों के बीच में सेंटर टू सेंटर गैप कुछ है d। लेट्स से कि दोनों के मासेस जो हैं m और m हैं। बताइए फोर्स कैसे लिखोगे जी? क्या कहते हो? m डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। d स्क्वायर। बेसिकली पता ये चलता है कि फोर्स और डिस्टेंस कैसे प्रोपोर्शनल है? इनवर्सली। और स्क्वायर में है या डायरेक्ट ऐसे ही हैं बिना पावर के, या क्यूब में है, कैसे हैं? स्क्वायर। इनवर्स स्क्वायर। अब एक बड़ी अजीब सी बात हम यहाँ प्रूफ करने वाले हैं। दो स्फीयर्स हैं, सेम मटेरियल, अंडरलाइन करिए वर्ड सेम मटेरियल। बेटा जब मटेरियल सेम होता है तो इसका मतलब ये है डेंसिटी सेम होती है। याद रखिए इस बात को, जब भी कहा जाए मटेरियल सेम तो याद रखिए डेंसिटी सेम, एंड साइज एंड केप्ट इन कांटेक्ट। तो इनको हमें जोड़ के रखना है, टच करके रखना है।
तो प्रूफ करना है कि ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। पहले तो यहां घबरा गए हम, अरे भाई ये तो इनवर्स चल रहा है, लेकिन ये कैसे डायरेक्ट बोल दिया इसने। आइए सॉर्ट आउट करते हैं। प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर, अरे यहां तो स्क्वायर चल रहा है, ये तो बोल रहा है फोर्थ पावर, ऐसे कैसे। तो आइए इसको प्रूफ करते हैं। नाउ द सिनेरियो इज समथिंग लाइक दिस। लेट्स से कि ये पहला स्फीयर है, ये दूसरा स्फीयर है, दोनों को टच करके रखा। अब जब इनको टच करके रखा जाए तो बताइए दोनों में डिस्टेंस कितना होगा। सोच समझ के बोलिए। 0 2r। 0 होगा क्या? कुछ बच्चों को ऐसे लग रहा है 0 होगा। नहीं क्योंकि सर, touch हो रहा है। बिल्कुल नहीं। डिस्टेंस हमें कहां से गिनना होता है हमेशा? सेंटर। सेंटर से। सेंटर से सेंटर। सोच समझ के बताइए दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना हो गया? 2r। 2r। शाबाश। लेट्स से बेटा के एक का मास m, दूसरे का भी मास m। अब हमने चुपचाप ईमानदारी से जो है ना ग्रेविटेशनल फोर्स लिखा। क्या लिखेंगे? G m m डिवाइडेड बाय r और ये इसका स्क्वायर। थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिखा G m m डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4 और ये r का स्क्वायर। अब आगे कैसे बढ़े, ये चीज कैसे प्रूफ करें? तो ये आगे कैसे बढ़े ना, ये वाला मामला ग्रेविटेशन में हम लोग बहुत बार यूज करेंगे। इंपॉर्टेंट चीज है, ग्रेविटेशन इस चैप्टर में हम इसको बहुत बार अप्लाई करेंगे। बेटा जब भी किसी चीज का मास लिखा जाएगा ना तो उसे लिख सकते हैं डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ठीक है, किसी भी चीज का मास हम लोग कैसे लिखेंगे? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। इट्स अ कॉमन फॉर्मूला बिकॉज डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। जानते हो? यस सर। हाँ, अब बताएं मास m। चलो मान लेते हैं कि इसकी डेंसिटी रो है, एक सिंबल यूज कर रहा हूं डेंसिटी रो। वॉल्यूम कैसे लिखें? स्फीयर है, स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब। यस, 4/3 पाई r क्यूब। अब आइए, ये g के साथ अपना कोई प्रॉब्लम नहीं है, 4r² के साथ भी अपना कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहला मास कैसे लिखेंगे? डेंसिटी 4/3 पाई r क्यूब। दूसरा मास भी वैसे ही लिखेंगे, डेंसिटी 4/3 पाई r क्यूब। चलो भाई, एक 4 से एक 4 काट दिया तुमने, चलो ठीक है, अच्छी बात है, एक 4 से दूसरा 4 काट दिया। अब फोर्स कैसे बनेगा? G बाई आर स्क्वायर, G बाई आर स्क्वायर इंटू ये 3 तो 9 हो जाएगा, 4/9, 4/9। ये रो आगे का रो भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, रो का स्क्वायर। पाई पाई भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, पाई का स्क्वायर। आर क्यूब भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे, r�6। ठीक है ना? सही हो गया यहां तक? सही लिखा मैंने? यस यस सर। यस सर। बिल्कुल सिंपल सिंपल समझा रहा हूं, ठीक है। जो बच्चे कंपटीशन के लिए प्रिपेयर करते हैं उनके लिए इतना एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, बट आई एम जस्ट गिविंग इट। अब ये r² और ये यहां से 6th पावर कट के 4 पावर बचेगी, ऐसा ना? यस सर। अब जो भी है सब कुछ बना के लिखते हैं। पहले लिखें 4/9, फिर लिखें g, फिर लिखें रो का स्क्वायर, फिर लिखते हैं पाई का स्क्वायर और उसके बाद आगे लिखते हैं r⁴। अब बेटा ये जो मैंने चीज ब्रैकेट में ली, ये वाली, ये देखो, ये सारा कुछ कांस्टेंट तो है, एवरीथिंग इज कांस्टेंट इन इट। देख लो, 4 कांस्टेंट, 9 कांस्टेंट, g तो यूनिवर्सल कांस्टेंट, डेंसिटी कांस्टेंट, पाई 3.14 इज कॉमन नंबर है, कांस्टेंट नंबर है ये भी। तो अगर ये सारा कांस्टेंट मैं हटा दूं यहां से, तो क्या फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऐसे करना पड़ेगा, r⁴? यस सर। यस सर। तो हमसे यही पूछा था, यही पूछा था। देखो, यस सर। prove that the force of gravitational force between them is directly proportional to 4th power of the radius of the sphere। अब ये radius of the sphere तो r है, तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया, डायरेक्ट। रेडियस की पावर कितनी हो गई? 4।
सो इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। यहां मैं बस आपको ये सिखा रहा था कि हमें डिस्टेंस कैसे गिनना है, मास का सब्स्टिट्यूशन कैसे करना है। ये बात याद रखिए, बड़ी काम की चीज है, ये बार बार अप्लाई की जाएगी, ठीक है, इसे हम बार बार यूज करेंगे। मास इक्वल्स डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, और मोस्ट ऑफ द केस में हमारे सामने जो ऑब्जेक्ट होगा वो स्फीयर ही होगा, तो स्फीयर का फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, 4/3 पाई आर क्यूब। व्हाट द पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो आज का जितना डिस्कशन हुआ उसे अच्छे से पढ़ लें, यहाँ पे हम लोग रुक जाते हैं।